अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आया शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, मशरिक़ वुस्ता से बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा ख़बरें तो मंजर यहाँ पर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग को आज 5 दिन भी पूरे होने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद। और जो इंटेंसिटी है इस वॉर की वो अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, चाहे वो अरब ममालिक हों या वेस्ट कंट्रीज़ हों, उनकी जानिब से भी अब बयानात का सिलसिला देखने में आ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब G7 में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के बाद, दौरा मुख्तसर करने के बाद वाशिंगटन DC पहुंच गए हैं। और उनकी जानिब से काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि एग्रेसिव किस्म के अब स्टेटमेंट्स भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं, ख़ासकर जब उन्होंने ये कहा कि वो अब ईरान से मुज़ाकरात के मूड में नहीं है। हालांकि इससे पहले वो ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि अमन कायम हो, जंग बंदी के मामला देखने में आए, लेकिन अब यकसर उनके मौक़िफ़ में तब्दीली देखने में आ रही है। लास्ट वीडियो में भी हमने आपसे ये अर्ज़ किया था, आपको ये बताया था कि इसराइल की तो पूरी कोशिश है कि वो किस तरह से अमेरिका को इस सारी जंग में घसीट के ले आए, क्योंकि अब वो भी जान चुका है कि ईरान का तन्हे तन्हा तो वो मुकाबला नहीं कर सकता है। जिस तरह तबाही हुई है, क्योंकि इसराइल तो ईरान को अंडरस्टिमेट कर रहा था और वो सोच रहा था कि जो उसने लिबनान में किया, जो उसने गज़ा में किया, वो ईरान में भी कर लेगा, लेकिन वहाँ पर उसके पसपाई का सामना करना पड़ा है। और ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद जो इजरायली शहरी हैं, जो उनकी कैबिनेट है, वो इस वक्त बंकर्स में, शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जो रिसेंट इतलात आई थी मंजर आम पर, वो ये थी कि मोसाद का जो हेड क्वार्टर है उसको भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा जो हाइफा में इनकी रिफाइनरी पोर्ट्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और विजुअल्स आप देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आपको हर तरफ नज़र आएंगे कि किस तरह से इज़राइल में वही मनाजिर आज देखने को मिल रहे हैं जो हमने गाज़ा में देखे हैं, जो हमने अभी रिसेंटली लेबनान में भी देखे हैं। ट्रंप की जानिब से ये भी बयान देखने में आया है कि वो कह रहे हैं, ईरानी शहरियों से भी कह रहे हैं कि जो तेहरान है वहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं। ख़ासकर जो उनके अपने शहरी हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप मिडिल ईस्ट से ही निकल जाएं। तो ये सारे जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ऐसे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जंग अनकरीब पूरे खित्ते को ही अपनी लपेट में लेने वाली है। पाकिस्तान को भी जनाब इसमें घसीटने की कोशिश की जा रही है। और कुछ AI जनरेटेड जो बयानात हैं उनको पाकिस्तान से मंसूब किया जा रहा है। तो डिसेप्शन भी है और फेक न्यूज़ का बाजार भी गर्म है, लेकिन पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इन तमाम चीज़ों को पहले ही डिनाई कर दिया है। और पाकिस्तान ने कहा है कि जो हमारी मॉरल सपोर्ट्स हैं वो सारी ईरान के साथ हैं, और पाकिस्तान इजरायली अटैक्स की भी भरपूर किस्म की मजम्मत कर रहा है। आपने देखा होगा कि ईरानी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान कहा गया है। और ईरान जितनी पाकिस्तान ने सपोर्ट की है, जो कि ज़ाहिर है मॉरली सपोर्ट है, उस पे पाकिस्तान का खैर मकदम भी उनकी जानिब से किया जा रहा है। फिर हमने ये देखा है कि ईरान में जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उसमें कुछ मोसाद के भी लोग पकड़े गए हैं, जो कि ज़ाहिर है कि ईरान के लिए काम करे। तो इसमें कुछ भारतीय नेशनल्स भी हैं, उसमें कुछ अफ़गान नेशनल्स भी हैं जिन्हें ना सिर्फ पकड़ा गया है, बल्कि हमने कल देखा कि एक दो को तो सज़ाए मौत भी सुना दी गई है। और आपने देखा होगा कि एक शख्स को जनाब रॉकेट के साथ बांध के सज़ाए मौत देने की बात की जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा ईरान की जानिब से बिल्कुल नहीं किया गया है। ये भी एक फ़ेक वीडियो है, क्योंकि वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है और ईरान ज़ाहिर है बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। तो बड़े लाउड जेस्टर्स देखने में आ रहे हैं वेस्ट की तरफ से भी। और जिसके बाद हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अभी स्टेटमेंट मंजर आम पर आया है, उसके बाद तशवीश मज़ीद भी बढ़ती जा रही है। उधर चाइना की जानिब से भी अब बयानात सामने आ गए हैं, और चाइना ने तो कैटेगोरिकली कह दिया है कि अमेरिका के बिना भी दुनिया चल सकती है। बल्कि जो पूरा स्टेटमेंट है वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। और चाइना ने कहा है कि दुनिया अमेरिका के बगैर आगे बढ़ सकती है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम खो बैठा है तो वही सबक सीखेगा जो हर ज़वाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा है, कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और ये पैगाम चीनी सदर की जानिब से अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था कि
इंटरनेशनल ट्रेड पर कब्ज़ा था अमेरिका का, उन्होंने यूरोप का भी हवाला दिया, और जो मुख्तलिफ रियासतें गुजरी हैं, सल्तनतें गुजरी हैं, वो उनके भी हवाले दे रहे हैं। लेकिन वो बार बार मुतनब्बे करवा रहे हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि दुनिया बस आपकी वजह से चल रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और दुनिया आपके बगैर भी आगे बढ़ सकती है। तो जो टाइमिंग है इन तमाम बयानात की, वो काफ़ी सवालात भी खड़े कर रही है, बिकॉज जो सिचुएशन है वो अब काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होती हुई हमें नज़र आ रही है। अच्छा, एक जानब तो ट्रम्प कह रहे हैं कि अब भाई मैं बातचीत के मूड में नहीं हूँ, और इवैक्यूएशन की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि मैं JD वेंस को या विटकॉफ को जी मुज़ाकरात के लिए भेज सकता हूँ, लेकिन जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, और ईरान को इसमें से विड्रॉ करना पड़ेगा। वो फिर आपने देखा होगा कि ईरान भी ये कह रहा था कि हम भी जनाब अगर मामलात ऐसे ही रहे तो NPT से निकल जाएंगे, अगर वहाँ से वो निकल जाते हैं तो फिर सूरत हाल मज़ीद भी संगीन हो सकती है। लेकिन ये भी देखें ना, अजीब इत्तेफाक था कि एकदम से जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो कह देते हैं कि ईरान ने जनाब इतना ज़्यादा यूरेनियम इनरिच कर लिया है कि वो बहुत करीब हैं कि वो एटॉमिक वेपन्स बना सकें। और फिर अमेरिका कह देता है कि जनाब हम तो इस जंग में हमारा तो कोई शमूलियत ही नहीं थी, या हमने तो इसको इंटेंसिफाई नहीं किया है। लेकिन अब ये देखें ना कि बात आ गई है जनाब रिजीम चेंज करने के एतबार से, जिनको पनाह दे रखी है, जो कि रेवोल्यूशन से पहले रज़ा पहलवी की हुकूमत थी ईरान में, वो भी इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका में ही मौजूद हैं। अब वहाँ से वो बयानात दे रहे हैं, और नेतन्याहू तो वैसे भी खुल के मंजर आम पर आ चुके हैं, जहाँ वो ये तक कह रहे हैं कि जो खamenei साहब हैं उन्हें खुदा न खास्ता हम असैसिनेट कर देंगे और रिजीम चेंज कर देंगे, और यही वाहिद हल है सारे मामले को डी एस्केलेट करने का। ये मौक़िफ़ बड़ा ख़तरनाक है जो कि सामने आ रहा है इज़राइल की जानिब से, और बरमला वो अब इसका इजहार कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में हमने देखा कि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को डैमेज करने की, उनको तबाह करने की बातें की जा रही थी, लेकिन अब जो अज़ाइम हैं इज़राइल के वो खुल के सामने आ चुके हैं, और इस तरह की बातें की जा रही हैं, थ्रेटन एक तरह से किया जा रहा है। फिर हमने ये भी खबर देखी कि इज़राइल ये क्लेम कर रहा था कि तेहरान के जो स्काइज़ हैं उन पे हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है और बमबारी की जा रही है, लेकिन ईरान की जानिब से इसकी कोई तस्दीक मंजर आम पर नहीं आई है। तो एक तरफ तो कन्वेंशनल वॉरफेयर जारी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि डिसेप्शन और जो फेक न्यूज़ है उसका भी बाज़ार बहुत ज़्यादा ही गर्म नज़र आ रहा है। फिर जो G7 का एलामिया जारी हुआ जिसमें कशीदगी कम करने की बात की गई है, डोनाल्ड ट्रंप उस एलामिया पे भी दस्तखत करने से इनकारी हैं। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो उनकी कैबिनेट है उसमें इतने हॉकिश लोग नहीं हैं जितने उनकी लास्ट कैबिनेट में मौजूद थे, और उनकी भी कैबिनेट में एक डिवीज़न देखने में आ रही है, और उनकी कैबिनेट के लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस सारे मामले में नहीं कूदना चाहिए। मैं बड़ी सरप्राइज थी ये देख के कि वेस्ट टीवी पर जो वहाँ के एनालिस्ट हैं वो भी ये बातें कर रही हैं कि भाई आपको जंग करने का शौक़ है तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, हमसे क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई में आपका साथ दें। लेकिन सभी ये जानते हैं कि अमेरिका इज़राइल की ढाल बना हुआ है, और जब तक अमेरिका इज़राइल के साथ है तो इज़राइल जो दूसरे ममालिक हैं उनको थ्रेटन कर रहा है। लेकिन इस सारे मामले में हमने ये तमाम चीज़ें भी देखी हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नॉन प्रोलिफिकेशन जो ट्रीटी है उस पर साइन कर दिए जाएं और डिसआर्मेंट्स की तरफ जाया जाए, लेकिन जो सिनेरियो है मेरे ख्याल से उसमें तो ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की दौड़ में शायद मज़ीद भी हमें तेज़ी देखने में आएगी, बिकॉज पूरी दुनिया ये देख रही है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उस तरह से गुंडे और बदमाश बने हुए हैं, और जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको अपनी बका के ख़तरात लाहक हो चुके हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि जनाब जो डिसआर्मेंट्स कर दें और मज़ीद न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं, NPT और CTBT साइन कर दें, हालांकि ख़ुद इनके पास मुहलिक किस्म के हथियार मौजूद हैं, लेकिन जो इज़राइल है वो अभी भी कहता है कि हमारी तो जनाब एम्बिगिटी वाली पॉलिसी है, और अभी तक उनके बारे में पता नहीं है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स हैं या नहीं है। तो इस पर उन्होंने पर्दा रखा हुआ है, लेकिन दूसरों से कहते हैं कि जो आपके एटॉमिक वेपन्स हैं या आपके
جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ ہماری بقا کے لیے خطرہ ہیں. حالانکہ یہ روز روشن کی طرح اب عیاں ہو چکا ہے کہ اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے، بلکہ میں اس کو ریاست بھی نہیں کہوں گی، وہ تو ایک ملک بھی نہیں ہے، وہ تو بیسکلی ہوم لینڈرز ہیں جنہوں نے دوسروں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے. وہ خود سب سے بڑا خطرہ ہے انٹرنیشنل پیس کو. تو ویسٹ کو بھی اس میں دیکھنا چاہیے، اور جو مسلم امہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ سارے معاملے میں یونائٹ رہیں اور ہر فورم پر اس مسئلے کو اٹھائیں، کیونکہ ابھی انہیں نہیں روکا گیا تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار ہے کہ اگلا نمبر پھر کسی اور مسلم کنٹری کا ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ شروع سے ہی، مطلب 3 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نتن یاہو کی جانب سے جو مسلسل جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو اپنے لیے خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے فساد کی دنیا میں جو جڑ ہیں وہ یہ تمام ممالک ہیں. تو آئی تھنک اٹس ٹائم فار دا یونٹی، کہ ہمیں متحد ہو کر سارے معاملے کو اٹھانا ہوگا، ورنہ ان قریب جناب آج یہ بات ایران تک پہنچی ہے، خدا نہ خواستہ کل یہ پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو اس سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے. اپنا خیال رکھنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.